गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग टीजीटी साइंस 2001 का पेपर लेकर के आए हैं और 2001 का पेपर साइंस का सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मिल करके इसको सॉल्व करें और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने बच्चे कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अब इसका उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, देखो फर्स्ट दिया है फोकस दूरी बढ़ाकर, दूसरा दिया है उच्च शक्ति की नेत्रिका लगाकर, तीसरा दिया कम शक्ति की नेत्रिका लगाकर और अगला ऑप्शन दिया है वस्तु की दूरी बढ़ाकर। तो अब इसका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्तों? उच्च शक्ति की नेत्रिका बढ़ाकर। तो ऑप्शन इसका होगा बी फॉर बाल, मीन्स बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा, उच्च शक्ति की नेत्रिका लगाकर। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं। विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं। विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं, क्या करते हैं? अब इसका अगर हम विकल्प पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत समय लगेगा। समय को बचाने के लिए हम केवल इसका सही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो क्या होगा? तरंग की प्रकृति। आंसर क्या होगा? तरंग की प्रकृति। विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं, क्या करते हैं? तरंग की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं कि यदि x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 तथा x डैश इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तब दो तरंगों के बीच कलांतर क्या है? दो तरंगों के बीच कलांतर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा पाई बाई 3। क्या मिलेगा? पाई बाई 3। इसको सॉल्व करने के लिए आप कह सकते हैं, कलांतर देखने के लिए तो यहाँ लिख रहे हैं कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। क्या लिख रहे हैं? पाई बाई 6। तो कलांतर यहाँ पे है, जो कलांतर है तो इसका कलांतर कितना होगा? फाई इक्वल टू पाई बाई 6 होगा। पाई इक्वल टू पाई बाई 6 होगा। तो अब पाई बाई 6 अगर हम यक्स डैश की बात करें तो यक्स डैश दिया है, क्या गिवन आपका दिया है? ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। अब ए कॉस ओमेगा टी तो ए कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, जो यहाँ एक्स डैश इक्वल टू लिख रहे हैं ए कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी को अगर इसको लिखेंगे तो ए कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन कितना? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इसका कलांतर आपका क्या हो गया? इसका कलांतर हो गया, कितना हो गया? पाई बाई 2। अब इसका कलांतर मेरे दोस्तों जब पाई बाई 2 हो गया तो हम क्या देखते हैं? पहले में आप देख रहे थे कि कलांतर पाई बाई 6 था और इसका कलांतर कितना हो गया? पाई बाई 2, कला हो गया पाई बाई 2। तो इसका कलांतर, दोनों का कलांतर होगा क्या होगा? कलांतर मीन्स फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? पाई बाई 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये पाई बाई 3 जो होगा यही आपका क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर होगा।
तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा π/3 इसका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए कि जो आपका डिफरेंस आया था, डिफरेंस यहाँ कितना आ गया था, डिफरेंस आ गया था आपका π/2 माइनस π/6, तो इसका एलसीएम होगा 6, कितना होगा 3π माइनस पाई, तो दोस्तों कितना होगा 2π/6, मतलब π/3 इसका आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, π/3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, दो निकटवर्ती कुंज एक साथ दबा दी गई है, दो निकटवर्ती कुंज एक साथ दबा दी गई है, इसके द्वारा उत्सर्जित स्वरों की आवृत्तियाँ N1 एवं N2 हैं। कितना है, N1 और N2 हैं। प्रति सेकंड सुने गए विस्पंदों की संख्या है, प्रति सेकंड सुने गए विस्पंदों की संख्या होगी, क्या होगी मेरे दोस्तों, तो जो मेरे दोस्तों होगी, तो अब पहली आवृत्ति कितनी है N1, दूसरी कितनी है N2, तो इसमें विस्पंदों की जो संख्या होगी वह क्या होगी दोस्तों, N1 माइनस N2, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, C थर्ड इसका जो है यही इसका सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि दो स्वरित्र A व B साथ साथ ध्वनित किए जाते हैं तो 4 विस्पंद प्रति सेकेंड उत्पन्न करते हैं। A पर थोड़ा मोम लगाने पर पुनः दोनों को एक साथ ध्वनित करने पर A 2 विस्पंद उत्पन्न करते हैं। A की आवृत्ति 256 है, तब B की आवृत्ति होगी, तब क्या होगी, B की आवृत्ति होगी, तो B की आवृत्ति क्या होगी मेरे दोस्तों, तो B की आवृत्ति होगी में से 4 विस्पंद यहाँ मिल रहे हैं और टोटल कितना 256, तो 256 में से 256 माइनस 4 कर दीजिए, जो आ जाएगा 252, यही हर्ट्स, इतना हर्ट्स इसका क्या होगा, इतना हर्ट्स इसका क्या होगी, वही इसकी आवृत्ति होगी। तो जो 252 मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक मेरे दोस्तों, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे दोस्तों, यल लंबाई की तनी हुई डोरी, यल लंबाई की तनी हुई डोरी जिसको दोनों सिरों पर कसा गया है, जिसको क्या किया है, दोनों सिरों पर कसा गया है, में लैम्डा तरंग दैर्ध्य की अग्रगामी तरंगे स्थापित हो सकती है, जबकि यल का मान होता है जहां n एक पूर्णांक है। क्या है, n एक पूर्णांक है। अब इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसके ऑप्शन का आंसर होगा लैम्डा इक्वल टू 2L/n। क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 2L/n, लैम्डा इक्वल टू 2L/n। अगर इसको सॉल्व करना आप चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि तनी हुई डोरी के कंपन के कई मोड होते हैं। मान लेते हैं कि ये तनी हुई डोरी आपकी है, जब इसको कंपन कराते हैं तो यही बनेगा, जब ए बनेगा तो इसमें n इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, n इक्वल टू L इक्वल टू λ/2 होगा। जब इसी को
हम क्या कर लें, इसी डोरी को थोड़ा सा प्रेशर दे दें तो आपको ए मिलेगा। अब यहाँ n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू कितना 2 लैम्डा बाई 2 होगा, 2 लैम्डा बाई 2 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अनुसार हमें देख सकते हैं ए आपका आंसर जो होगा लैम्डा इक्वल टू 2l बाई n होगा, लैम्डा इक्वल टू 2l बाई n होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, आपके स्क्रीन पे, अगला क्या है, जब स्रोत एवं प्रेक्षक दोनों गतिमान है, जब स्रोत एवं प्रेक्षक मतलब कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों गतिमान हैं, तो आवृत्त के आभासी परिवर्तन ज्ञात करने संबंधित नियम है। किसके नियम है दोस्तों, या किसका नियम है, डॉपलर के नियम है। किसका नियम है, आपने पढ़े हैं कि डॉपलर के नियम है, जो डॉपलर ने ये बताए थे कि जब स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्तियों में अंतर पाया जाता है, यदि दोनों के बीच सापेक्षिक गति होती है तो इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किसका नियम है, डॉपलर का नियम है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे। और प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बिंदु आवेश के लिए, क्या कह रहे हैं, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी r के साथ परिवर्तन होता है। क्या होगा, तो बिंदुत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है, F बाई क्यू, यही मिलता है फार्मूला। और हम अगर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो E इक्वल टू मिल जाता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यही मिलता है। तो कह रहे हैं कि R के परिवर्तन, तो ये कितना होगा, 1/r स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों मेरे, क्या होगा, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, इसका सही आंसर यही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां देखते हैं, एक घनाकार बॉक्स को प्लस Q आवेश दिया जाता है, एक दीवार से निर्गत हो रहे कुल फ्लक्स का मान है, कुल फ्लक्स का मान होगा कितना होगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा मेरे दोस्तों। कितना होगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 में क्या देखते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव से उसकी अक्षीय स्थिति में इससे कुछ दूरी स्थित एक आवेश बल F अनुभव करता है। यदि दूरी दोगुनी कर दें तब आवेश पर बल होगा, कितना होगा, F बाई 8। कितना होगा, F बाई 8। जब दूरी पर क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, F बाई 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा, F बाई 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्रोत तथा -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिजर्वियर के साथ मोरी के साथ कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता होगी। रिजर्व के साथ या मोरी के साथ कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता होगी, क्या होगी मेरे दोस्तों, 100 प्लस 23 बटे 273, 100 प्लस 23 बटे 273 होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्नोट इंजन की दक्षता होती है तो नीटा इक्वल टू 1 माइनस
T2/T1 होता है। हम इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2/T1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह नीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा 100 प्लस 23/273। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, यदि एक द्विपरमाणु गैस गामा इक्वल टू 5/3 के एक गोल के द्विपरमाणु गैस गामा इक्वल टू 7/3 के एक गोल के साथ मिश्रित कर दिया जाए तो मिश्रण के लिए गामा का मान होगा 1.50। गामा का मान कितना होगा दोस्तों? 1.50। कितना होगा? कह रहे हैं कि यदि एक परमाणु गैस गामा इक्वल टू 5/3 के एक गोल के द्विपरमाणु गैस गामा इक्वल टू 7/3 के एक गोल के साथ मिश्रित कर दिया जाए तो मिश्रण के साथ गामा का मान होगा 1.50 के इक्वल होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 करते हैं। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है तो वह प्रेरकत्व का मान समानुपाती होता है। किसके होता है? n स्क्वायर के। दोस्तों किसके होता है? n स्क्वायर के होता है, क्योंकि आप कुंडली का स्व प्रेरकत्व गुणांक क्या कहते हैं? L कहते हैं। इसका फार्मूला पढ़े हैं कि L बराबर μ/μ0/2 पाई r n स्क्वायर। μ0/2 पाई r पढ़े हैं। L इक्वल टू μ0 μ0/2 पाई r n स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यही क्या होगा इसका आंसर? n स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या होगा? सी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, n स्क्वायर के इक्वल होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, गैस नियम PV, यह होगा, एक गलत लिखा है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं गैस नियम, ये आपका गलत है। यहाँ होगा PV/T स्थिर सत्य है। स्थिर क्या है? स्थिरांक एक सत्य है। PV/T एक कांस्टेंट एक सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समतापीय एवं रुद्धोष्म परिवर्तन दोनों के लिए। समतापीय एवं रुद्धोष्म परिवर्तन दोनों के लिए। समतापीय एवं रुद्धोष्म परिवर्तन दोनों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे तार में वृद्धि होती है वह पहले दिखेगा। कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा दोस्तों। कैसा दिखेगा? जब तार को हम गर्म करते हैं तो पहले वह लाल दिखेगा। उसके बाद जब तार को गर्म किया जाता है तो पहले वह शुरुआत में कम ऊर्जा अवशोषित करने के कारण उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/E एयर लैम्डा। लाल रंग न्यूनतम ऊर्जा इक्वल टू hc/लैम्डा को रखता है। क्योंकि तरंगदैर्घ्य लाल की अधिक होती है, इसलिए तार को गर्म करने पर लाल दिखाई देता है। तो क्या दिखेगा? कौन कलर दिखेगा दोस्तों? लाल दिखेगा। अगला क्वेश्चन
अगला को प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि किसी माध्यम जल का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू 1.33 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य म्यू गुना कम हो जाती है। पानी के अंदर से एक गोताखोर किसी वस्तु को देखता है जिसका तरंग दैर्ध्य रंग हरा है। यह वस्तु उसको दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी? नीली। कैसी दिखाई देगी? नीली या नीला। कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। दोस्तों उसको कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। अगला प्रश्न आपका है, कांच के एक गुटके के म्यू इक्वल टू 1.5 में वायु का एक बुलबुला एक फलक से 6 सेमी दूरी तथा दूसरे फलक से 4 सेमी दूरी पर है। कांच के गुटके की मोटाई है, कांच के गुटके की मोटाई है कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर हम देखें तो म्यू की वैल्यू यहाँ दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है 1.5 और आपका प्रकाशीय पथ के लिए देखें तो म्यू 6 + 4 कितना हो जाएगा? म्यू की वैल्यू 1.5 × 10 मतलब 15 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? वो 15 सेंटीमीटर मोटा दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आइए, प्रश्न संख्या 18, वायु कांच की एक अंतः सतह पर तरंग दैर्ध्य का हरा प्रकाश आपतित हो रहा है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी कितनी होगी? अब कह रहे हैं कि इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसकी तरंग दैर्ध्य अगर निकालेंगे तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा बाई म्यू मीन्स कहने का मतलब कि 5640 बटे 1.5 यह भाग देने के बाद आपको मिलेगा 3760 एंगस्ट्रॉम के आसपास। कितना मिलेगा दोस्तों? 3760 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ 3760 किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर के लिए क्या होगा? आपका आंसर के लिए होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट 3760 यहाँ किसी का नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गतिमान कण का कोणीय त्वरण होता है। वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गतिमान कण का कोणीय त्वरण होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अगर इसमें देखा जाए तो कह रहे हैं कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू d⍵/dt। उस कंडीशन पे हम देखते हैं कोणीय वेग क्या रहता है? आपका नियत रहता है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, मीन्स ये क्या होगा? आपका 0 होगा। अगले प्रश्न 20 की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न 20 की तरफ चलते हैं तो 20 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस वर्ण क्रम में उच्च से आवृत्ति, उच्च से निम्न आवृत्ति, उच्च से यहाँ होगा निम्न आवृत्ति, परास की सभी आवृत्तियाँ हैं। निम्न, उच्च से निम्न आवृत्त परास की सभी आवृत्तियाँ हैं। क्या होगा इसका? सतत वर्ण क्रम या निरंतर वर्ण क्रम। सतत वर्ण क्रम कह सकते हैं या निरंतर वर्ण क्रम कह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी वाला होगा, सतत
या निरंतर वर्ण क्रम। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 21। यदि एक कण पर एक साथ अनेक बल कार्यरत हैं तब इनमें प्रत्येक वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो अकेले कार्य करके करेगा। इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे? बलों के वियोजन का सिद्धांत। क्या कहेंगे? बलों के वियोजन का सिद्धांत। दोस्तों इसको क्या कहेंगे? बलों के वियोजन का सिद्धांत कहेंगे। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22। पी प्रयास द्वारा प्रतिरोध को पार करने के लिए किसी मशीन में यांत्रिक लाभ होगा। कितना होगा? W/P। कितना होगा? W/P। कितना होगा दोस्तों? W/P। यांत्रिक लाभ होगा W/P होगा यांत्रिक लाभ कुल कार्य बटे कुल प्रयास मतलब W/P होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E है, क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है। 36 से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। कितनी होगी दोस्तों? E/2। कितनी होगी? E/2। क्योंकि आपको महत्तम बिंदु पर चाल आपको है कि U cos 45, क्यों कोण आपका 45 दिया है, तो U cos 45 का कितना होता है? 1/√2। तो आपको कितना मिल जाएगा? और U की वैल्यू अगर हम रख दें तो महत्तम बिंदु पर चाल गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा आपकी होगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ½ mv²। तो ½ mv की वैल्यू अभी U/√2 का स्क्वायर मतलब कि ये 2 हो जाएगा। ये क्या होगा? U²। तो हमको गतिज ऊर्जा कितनी मिल जाएगी? इसकी जस्ट डबल, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो ये है ही, इसकी जस्ट हाफ मिल जाएगी, मतलब गतिज ऊर्जा की हाफ मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 24। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। कितना होगा दोस्तों? सबको पता है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होती। और जो भार की बात कर रहे हैं तो भार क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। भार क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। 25 के लिए कह रहे हैं R त्रिज्या व A परिच्छेद क्षेत्रफल का स्टील का एक छल्ला R त्रिज्या R इज ग्रेटर देन स्मॉल r की लकड़ी की चकती पर कसी जाती है। लकड़ी की चकती पर कसी जाती है। यदि स्टील का यंग गुणांक y है, तब जिस बल से स्टील का छल्ला प्रसारित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं?
कहते हैं ए वाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर, ए वाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर इसको कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या 26 की। 26 में क्या है? ताप में वृद्धि होने पर, ताप में वृद्धि होने पर गैस का श्यानता गुणांक, गैस का श्यानता गुणांक क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ताप में वृद्धि होने पर, ताप में वृद्धि होने पर गैस का श्यानता गुणांक क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। आइए प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। यदि एक केस नली के व्यास को दोगुना कर दें, एक केस नली के व्यास को दोगुना कर दें तो इसमें केस नली के व्यास को दोगुना कर दें तो तब इसमें चढ़े द्रव की ऊंचाई होगी, तब इसमें चढ़े द्रव की ऊंचाई होगी। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या होगी? कह रहे हैं कि 2 गुना आधा समान रहेगी, 1/4 होगी, तो दोस्तों इसका क्या होगी? आधी हो जाएगी। ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। वैद्युत मशीनों के अनेक भागों में नर्म लोहे का प्रयोग किए जाने का कारण है। वैद्युत मशीनों के अनेक भागों में नर्म लोहे का प्रयोग किए जाने का कारण है क्या है? बी निम्न हिस्टेरिस लॉस एवं उच्च चुंबकशीलता कारण, न्यूनतम हिस्टेरिस लॉस और उच्चतम चुंबकीयशीलता के कारण ऐसा किया जाता है कि उसमें नर्म लोहे यूज किया जाता है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, समान द्रव्यमान के दो पिंड, समान द्रव्यमान के दो पिंड कैपिटल एम और कैपिटल एन दो भिन्न भारहीन स्प्रिंग द्वारा लटकाए गए हैं, जिनके बल नियतांक क्रमशः K1 और K2 हैं। यदि दोनों पिंड इस प्रकार ऊर्ध्व दोलन कर रहे हैं कि इनके अधिकतम वेग समान हैं, तब यम व यन के कंपनों के आयामों में अनुपात होंगे। क्या होंगे दोस्तों? अब आइए इसको देखते हैं। तो इसका अनुपात क्या होगा? √K2/K1। क्या होगा? √K2/K1। ये दोनों अंडर रूट में होंगे, √K2/K1। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। एक निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है, एक निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में हुई कमी के बराबर है। निकाय में परिवर्तन होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों? रुद्धोष्म परिवर्तन। क्या होना चाहिए? रुद्धोष्म परिवर्तन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 31, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रिक्त स्थान को प्रावैद्युत नियतांक K के द्रव द्वारा भरा जाता है। संधारित्र की धारिता में, संधारित्र की धारिता में तो क्या होगा?
के गुणांक में वृद्धि होती है। के गुणांक में क्या होती है? वृद्धि होती है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। 3 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 18 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र एक बार श्रेणी क्रम में तथा दूसरी बार समांतर क्रम में, एक बार श्रेणी क्रम में दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। दो स्थितियों में तुल्य धारिता के अनुपात CS/CP मतलब समांतर बटे पैरेलल, श्रेणी क्रम बटे पैरेलल समांतर क्रम का अनुपात होगा। कितना होगा दोस्तों? 1:15। कितना होगा दोस्तों? 1:15 का औसत होगा। 1:15 का औसत होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। फ्यूज के तार में के टुकड़े में एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर यह गल जाता है। फ्यूज के तार के टुकड़े में 15 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर यह पिघल जाता है या गल जाता है। इस धारा पर यदि यह 22.5 वाट शक्ति उत्सर्जित करता है तब फ्यूज के तार का प्रतिरोध है, कि तार का प्रतिरोध है कितना होगा दोस्तों? कितना होगा? 0.10 ओम। 0.10 ओम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। आइए प्रश्न संख्या 34 पढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण यम के सूक्ष्म चुंबकीय द्विध्रुव के कारण समविभाजित रेखा पर केंद्र से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। MKS पद्धति में होता है। तो MKS पद्धति में, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पद्धति की बात करें तो आपको पता होगा पद्धतियाँ जो होती हैं MKS, MKS, SI, CGS और FPS 4 होती हैं, जिसमें कि हम लोग MKS, CGS या MKS को ही SI भी कहा जाता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा μ0/4 पाई कैपिटल M/R3। μ0/4 पाई कैपिटल M/R3 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण यम के सूक्ष्म चुंबकीय द्विध्रुव के कारण समद्विभाजित रेखा पर केंद्र से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। μ0/4 पाई M/R3 होगा। अगला प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेशित यम द्रव्यमान की पानी की एक बूंद को लटकाए रखने के लिए आवश्यक वैद्युत क्षेत्र है। आवश्यक वैद्युत क्षेत्र है A कितना होगा? mg/e। कितना होगा? स्मॉल m स्मॉल g/e होगा। कितना होगा? स्मॉल m g/e होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। अधिकांश पदार्थों में कौन सा चुंबकीय गुण होता है? अधिकांश पदार्थों में कौन सा चुंबकीय गुण होता है? कौन सा होता है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्या होता है? अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रांस्टेड परिकल्पना के अनुसार जल है। ब्रांस्टेड परिकल्पना के अनुसार जल है। यह क्या है? अम्ल तथा क्षार दोनों। अम्ल तथा क्षार दोनों क्या है?
अम्ल तथा क्षार दोनों हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक आक्सीकारक वह पदार्थ है जो कर सकता है। एक आक्सीकारक वह पदार्थ है जो कर सकता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण। एक आक्सीकारक वह पदार्थ है जो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। वह गैस जो जूल थॉम्सन प्रभाव के समय सामान्य ताप पर गर्म हो जाती है, क्या हो जाती है? हाइड्रोजन गैस ऐसा है जो जूल थॉम्सन प्रभाव के समय सामान्य ताप पर गर्म हो जाती है। कौन हो जाती है? हाइड्रोजन गैस। कौन हो जाती है? हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40। निम्न में किसकी विमाएं समान है? निम्न में किसकी विमाएं समान है? अब इसके लिए देखेंगे तो आवेग और संवेग की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। आवेग और संवेग की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। दाब और घनत्व की विमा अलग होगी, वैद्युत विभव ऊर्जा की विमा अलग होगी, प्रतिबल और विकृत की विमा अलग होगी। कौन समान होंगी? आवेग और संवेग की विमाएं क्या होंगी? समान होंगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विलयन का प्रासरण दाब बढ़ता है यदि विलेय अणुओं की संख्या बढ़ती है। यदि विलेय अणुओं की संख्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है? विलेय अणुओं की संख्या बढ़ती है। प्रश्न संख्या 42। यदि BaCl2 के 0.5 मोल को Na3PO4 के 0.2 मोल के साथ मिश्रित किया जाता है तो बन सकने वाले Ba3PO4 ट्वाइस की अधिकतम मोल संख्या होती है। अधिकतम मोल संख्या होती है कितनी होगी? 0.10 मोल संख्या कितनी होगी? 0.10। प्रश्न संख्या 43। धातु क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। धातु क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। इसमें 20% धातु उपस्थित है। धातु का परमाणु सूत्र है। धातु का परमाणु सूत्र है, क्या होगा? 27। दोस्तों, प्रश्न संख्या 43 पे हम रोकते हैं। फिर इसके बाद की अगली वीडियो जस्ट अगले दिन आपको मिल जाएगी। प्लीज़ आप वीडियो को देखिए और शेयर करिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके और हमें भी सहयोग मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके, जिससे कि हम वीडियो आप लोग के लिए और बनाएं और सारे पेपर 1 बाई 1 जितने TGT के LT के पेपर हुए हैं और कुछ संभावित प्रश्न भी लेकर के आएंगे अपने चैनल पे। तो इसलिए आप लोग चैनल को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।